हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेट करते हैं कुछ लोग ऐड हो जाए, फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज आपकी क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी इधर उधर है। रीज़न था, ये जो पिंक लाइन आपको दिख रही है ना, मैं उसको दिखाने के लिए कैमरे को लेके गई थी, बट शायद उसने बोला कि सेंसर खराब है, आपको 3-4 दिनों का वेट करना पड़ेगा। फिलहाल इतना हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं कैमरे को लेके वापस आ गई। ठीक है, तो जो आपकी क्लास डिले हुई है उसका रीज़न सिर्फ यही था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज से हम लीडरशिप पढ़ेंगे। डायरेक्शन में ही हमने एक और चीज देखी थी ना, लीडरशिप। तो आज हम लीडरशिप देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ओके, पायल आपकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि लीडरशिप होती क्या है। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही है कि लीडरशिप होती क्या है। तो जब आप एक ग्रुप के लोगों को लीड करते हैं और जो आप बोलते हैं उसी तरीके से वो पूरा का पूरा ग्रुप एक्ट करता है, जो आप चाहते हैं वो उसी हिसाब से चलता है। जब आप लोगों के दिमाग में इस तरीके से कब्जा कर लेते हैं ना, तो आप लीडर होते हैं। ठीक है, इसमें आपको दो चीजें एक समान दिखेंगी। डिफरेंस मैं आपको अभी बताऊंगी, लीडर और मैनेजर। आपको लगता होगा ना कि मैम जिसको आप लीडर बोल रही हैं उसको हम मैनेजर भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि मैनेजर भी तो वही करता है, एक ग्रुप के लोगों को लीड करता है, उनको इंस्ट्रक्ट करता है कि किस तरीके से काम करना है। लेकिन ये जो मैनेजर होता है ना, उसमें ग्रुप जो होता है, उसका ग्रुप जो होता है वो फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, और ये जो लीडर होता है ना, इसका ग्रुप जो है वो कभी भी फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। ये बस एक ग्रुप ऑफ पीपल को जो है, एक लोगों के ग्रुप को लीड कर रहा होता है। जिस तरीके से ये चाहता है लोग उसी तरीके से। ओके, जिनकी भी फर्स्ट क्लास से वेलकम। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, प्लीज आप लोग रिप्लाई करते रहिएगा। अभी पढ़ ले फिर बात करते हैं। कपिल, आप अपना डाउट प्लीज लास्ट में लाइएगा मेरे सामने, ठीक है। अभी हम पढ़ लेते हैं इसको। फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड जो ग्रुप है, जो इसमें कुछ भी फॉर्मल नहीं होता, इसमें इनफॉर्मल ग्रुप्स को भी ये लीड कर रहे होते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप्स जो होते हैं वो इनको भी लीड कर रहे होते हैं। मैनेजर एक फॉर्मल ग्रुप का लीडर होता है, लेकिन ये जो लीडर होता है ना, वो जरूरी नहीं है कि फॉर्मल का हो, वो इनफॉर्मल लीड का भी होता है। बस ये लोगों से जैसा करता करवाना चाहता है उस हिसाब से लोग करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का नेता होता है, इसमें कोई फॉर्मल जो ग्रुप्स ये सारी चीजें नहीं होती हैं। अगला, आप जब मैनेजर के बारे में सोचते हैं तो ये किसी संगठन के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों के पूरा करने के लिए काम कर रहा होता है। किसी संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है, उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन लीडर ऐसा नहीं होता। लीडर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को नहीं, बल्कि जो उसके अंडर में लोग हैं, जो उसको फॉलो कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं,
आ जाएगा, आज से नई क्लास है, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं अभी आपको समझा रही हूं लीडर और मैनेजर में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो मैनेजर होता है वो संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के काम में लगा होता है, जबकि ये जो लीडर होता है वो उन कामों को पूरा करता है जो उसके अंडर में लोग हैं वो चाहते हैं। क्लियर है, ये दो डिफरेंस आप याद रखिएगा, लीडर और मैनेजर में डिफरेंस होता है। अभी किसी को डाउट हो दोनों में से तो आप अभी पूछिए, क्योंकि क्लास शुरू हो जाएगी, फिर मैं इन दोनों के बारे में हो सकता है आपके जो भी डिफरेंसेस हैं वो लेना पाऊं। ठीक है, आपको क्लास शुरू होने से पहले दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि लीडर क्या है और मैनेजर क्या है, फिर मैं क्लास को आगे लेके जाऊंगी। अभी बताइए, आपको क्लियर है क्या? देखिए, कभी कभी इसमें से क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं आपको कि टाटा ग्रुप का लीडर कौन है। जैसे आप जानते हैं जेआरडी रतन टाटा जो है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरीके के भी क्वेश्चन इसमें कुछ टॉपिक्स कुछ एग्जाम्स में जो कॉमन यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होते हैं उसमें इससे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट को इस समय पे लीड कर रहे हैं बिल गेट्स, ठीक है, ये मैनेजर्स नहीं है, ये इस पूरे टाटा ग्रुप के लीडर हैं। ठीक है, इनके नाम ऐसे लोगों के आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं कुछ लोगों की लिस्ट आपको दे दूंगी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे, उसमें से 14-15 लोगों की मैं लिस्ट दे दूंगी आपको। हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस भी आए और हमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, अभी आपने नारायण मूर्ति का नाम बहुत सुना है, इस बीच में रीजन था उनके जो दामाद थे, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इन्फोसिस, नारायण मूर्ति, ये मैनेजर्स नहीं है ना, ये इन पूरी इस माइक्रोसॉफ्ट इन्फोसिस ग्रुप को ये क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस मुझे लगता है कि हो सकता है कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिसको यस इन्फोसिस नारायण मूर्ति, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मैं 10-15 लिस्ट आपको बना के दे दूंगी, आप उनमें से देख लीजिएगा। ठीक है, मोस्टली मैं इंडियन कंपनी की ही दूंगी। विप्रो भी है आपका, अजीम प्रेम जी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुछ लीडर्स के नाम भी इसमें याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है, लीडर और मैनेजर में डिफरेंस आपको पता है। लीडर एक पूरे के पूरे टाटा ग्रुप को लीड कर रहा है, जबकि मैनेजर इसके अंदर काम करने वाला एक एम्प्लॉय है, मतलब जो इसका नजरिया है वो संकुचित है पर ये विस्तृत है। चलिए, नहीं, आप ये बताइए, ये लोग आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो सकते हैं, लेकिन क्या ये मैनेजर होते हैं? ये एक पर्टिकुलर टाटा, पूरे टाटा ग्रुप को जो आदमी लीड कर रहा है वो है जेआरडी रतन टाटा, लेकिन पूरे टाटा इंडस्ट्रीज में आपको पता नहीं कितने मैनेजर्स मिलेंगे। ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, कुछ सेल्स मैनेजर होंगे, कुछ टॉप लेवल में बैठे मैनेजर होंगे, कुछ हेड मैनेजर होंगे, बहुत सारे मैनेजर्स होंगे, लेकिन इन सबको लीड करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, वो है रतन टाटा। ठीक है, अभी क्लियर है? आ, अभी हमारी क्लास आफ्टरनून में नहीं चल रही है, अभी हमारी क्लास जो है इवनिंग में चल रही है। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। कपिल क्या बोल रहे हैं? यस, आ लीडर सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो आपको कंपनीज के लीडर बताए हैं, आपका जो नेता होता है वो भी तो लीडर होता है, क्या उसके अंदर में मैनेजर काम कर रहा है? मैंने सिर्फ कंपनीज के लीडर्स के आपको नाम बताए, उनके अंडर में मैनेजर काम कर रहा है। आप भी लीडर हो सकते हैं, आपके पास एक ग्रुप हो, आप 4-6 बच्चों का आपने अगर ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के आप लीडर बने हो, ठीक है, आप उस ग्रुप को लीड कर रहे हो, जो आप कहते हो वही ये पूरे 5 बच्चे फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी लीडर हो। जरूरी नहीं है कि लीडर, ठीक है, मैनेजर हो या फिर उसके अंदर में हमेशा मैनेजर काम करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लीडर्स तो जो है लीडरशिप किसी के अंदर भी हो सकती है, ये क्वालिटी मेरे अंदर भी हो सकती है, क्योंकि मैं आप सबको लीड कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइम पे मैं आपकी लीडर हूँ।
ये आपका जो नेता होता है ना, जो आप लोग अपने एरिया से नेता चुनते हैं, वो भी लीडर होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोग कंपनीज, क्योंकि ये चीजें बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इनको एग्जांपल दिए, ये चीजें पूछी जाती हैं, बस, और कोई बात नहीं है। चलिए, ठीक है। अभी हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करिए कि मैनेजमेंट के बारे में ही बात करें। लीडरशिप, नेतृत्व का अर्थ क्या होता है? इसका इसका अभिप्राय जो है उस व्यक्ति से है जो प्रभावित करने की योग्यता रखते हैं, जो आपको प्रभावित कर ले किसी भी वे में, ठीक है। तभी तो आप उनको फॉलो करोगे, तभी तो आप उनकी बात सुनोगे। अगर मान लीजिए, जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया, एक आपका बंदा है जो 5-6 साल से प्रिपरेशन कर रहा है एमपीपीएससी की, ठीक है, उसके पास थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप अगर एक हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है, और आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, 5-6 बच्चे, तो अगर ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, तो आप इसके इंस्ट्रक्शन सुनते हो, क्योंकि आपको पता है ये थोड़ा सा नॉलेजेबल पर्सन है, इसके पास स्किल है, ये आपको गाइड कर सकता है, तब आप इसे एज अ लीडर बात सुनते हैं इसकी। इसने बोला कि देखो, कोई भी चीज पढ़ो, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। पढ़ो, लेकिन पढ़ने के साथ रिवीजन बहुत जरूरी है। आपके पूरे ग्रुप के बच्चों ने इसको मान लिया कि हाँ भैया सही बोल रहे हो, रिवीजन तो बहुत जरूरी है। ये उसके अंदर जो स्किल थी ना, आपको प्रभावित करके आपको अपनी बात मनवा देने की, यही क्वालिटी लीडरशिप कहलाती है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है आप मैनेजर हो या और कोई मैनेजर हो, लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल को ये लीड करने की क्षमता इसके अंदर रहे, क्योंकि इसके पास नॉलेज है, तो ये आपको लीड कर रहा है, बता रहा है कि देखो मैंने ये गलतियां की थी, तुम ये गलतियां मत करना। तुमने इसकी बात सुनी, मानी, उस टाइम पे ये आपका लीडर है, ठीक है। चलिए, कुर्ज ओ डोनल के अनुसार किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो संदेश वाहन के माध्यम से व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की जो योग्यता होती है, वो नेतृत्व कहलाती है। आप मोटी मोटी डेफिनेशन सिर्फ इतना याद रखिए कि आप किसी को भी अगर अपने काम से, अपनी योग्यता से, अपनी स्किल से अगर किसी को भी प्रभावित कर पा रहे हैं, तो वही आपकी लीडरशिप स्किल है। अगर आप एक ग्रुप के पीपल को लीड कर रहे हैं, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा सामने वाला व्यक्ति अगर कर रहा है, तो आप लीडर है। क्लियर है? चलिए, जॉर्ज आर टेरी ने बोला, नेतृत्व व्यक्तियों का पारस्परिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्वैच्छिक प्रयत्न करने के लिए, ठीक है, प्राप्त करने वाली जो एकता होती योग्यता है। लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर एन ऑब्जेक्टिव। जब लोग एक दूसरे के साथ हंसी खुशी चलने लगते हैं एक उद्देश्य के लिए, वही क्या होता है, आपका लीडर होता है। मोटा मोटा आप ये समझिए कि ऐसी योग्यता जो जिसके थ्रू आप किसी और को प्रभावित कर सकें, ऐसी स्किल जिसके थ्रू आप दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकें और लोग आपके काम को मानने के लिए बाध्य हो जाएं, वही एक गुण होता है लीडरशिप का। दो चीजें अभी मैंने आपको समझाई, पहली लीडरशिप, दूसरी मैनेजरशिप। दोनों में आपको डिफरेंस बताया। अगर इतनी चीजें आपकी क्लियर है, हम फटाफट नेतृत्व की विशेषताओं की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग एक बार देख लीजिए फटाफट, और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल। पहला जो हमारा है वो है प्रभावीकरण की प्रक्रिया, इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। प्रभावीकरण का मतलब है, ठीक है, आप लोगों को इस तरीके से, ओके, एक बार आपको और मैनेजरशिप बता दे। देखिए, जो लीडर होता है ना, वो इनफॉर्मल ग्रुप का पार्ट होता है, वो फॉर्मली नहीं होता। लेकिन जो आपका मैनेजर होता है, वो एक फॉर्मल ग्रुप का पार्ट होता है। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल अगर आपने नहीं पढ़ा है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फॉर्मल क्या होता है, जो आपका मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और ये लीडर अगर आप आपके दोस्तों को लीड कर रहे हैं, तो वो कोई मैनेजर के द्वारा तो नहीं बनाया जाता, वो इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो मैनेजर होता है ना, वो इनफॉर्मल ग्रुप का पार्ट होता है, वो फॉर्मल ग्रुप का पार्ट नहीं होता।
एक लीडर, जो एक मैनेजर है वो लीडर के अंदर काम कर सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो मैनेजरशिप का दृष्टिकोण होता है ना वो थोड़ा सा नैरो होता है, सकरा होता है इन कंपैरिजन टू लीडरशिप के। फिलहाल जो मैनेजर होता है वो ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है। कौन से ऑब्जेक्टिव? जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन लीडर जो होता है, आपका जो लीडर है, ठीक है, जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि 4-5 दोस्तों का एक लीडर है, तो ये इसको क्या मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों से? इसे तो मतलब है कि ये 5-6 लोग क्या चाहते हैं, ये होता है मैनेजरशिप। अभी आपको क्लियर है तो आप क्लियर बोलिएगा योगेश, मैं फिर आगे बढ़ रही हूं, ठीक है, लोगों को समझा रही हूं। तो ये जो प्रभावीकरण की प्रक्रिया है ना, ये जो प्रभावीकरण होता क्या है? दूसरों को अपने प्रभाव में लेना। प्रभाव में लेना मतलब आप जैसा कहें, आप जैसा चाहें लोग वैसा व्यवहार करें। लोग जैसा चाहें आप अगर वैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है, आप जैसा चाहें और लोग वैसा ही बिहेव कर रहे हैं, ये आपके अंदर एक जो गुण है वो है लीडरशिप का गुण। क्लियर है? इसी को बोलते हैं प्रभावीकरण की प्रक्रिया। और जो ये प्रभावीकरण की प्रक्रिया है ना, जो ये प्रभावीकरण है, इसे नेतृत्व का या लीडरशिप का सार बोला जाता है। इस सेंस होता है, ठीक है। ये जो लोगों को प्रभावित करने की जो प्रक्रिया है, उसे नेतृत्व का या फिर उसे लीडरशिप का क्या बोला जाता है? एक सार बोला जाता है। तो मतलब सबसे पहले लीडरशिप को हम एक इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस बोलते हैं। यह दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का काम करती है, अपने प्रभाव में लाने का काम करती है। अगर आपके अंदर लीडरशिप का गुण है, आप जैसा चाहेंगे लोग उसी तरीके से बिहेव करेंगे। ठीक है। खराब लीडरशिप क्या होती है? जैसे आप एक ग्रुप के लोगों को लीड कर रहे हैं, आप उस ग्रुप के हैं तो लीडर, आपको ऐसा लग रहा है कि आप लीडर हैं, लेकिन जो आप बोल रहे हैं, लोगों ने आपकी बात को हंसी मजाक में उड़ा दिया, कुछ सुना कुछ किया ही नहीं, ये होती है एक बैड लीडरशिप। चलिए अगला देखते हैं, व्यवहार परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया। यह है लोगों को व्यवहार जो है परिवर्तित करने की प्रक्रिया होती है। कैसे? कई बार आपका लीडर जो है, ठीक है, आपका सोचने का जो नजरिया होता है वो चेंज कर देता है। ठीक है, उनका व्यवहार जो है, किसी काम को लेकर उनका जो व्यवहार है, जो उनका बिहेवियर है वो चेंज होता है। अगर आपका लीडर अच्छा है तो कई बार आपका जो बिहेवियर होता है वो चेंज होने लगता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने मैनेजर की बात को सुन के, ठीक है, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आपके लीडर की बात को सुन के आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसने आपके व्यवहार में, बिहेवियर में किसी ना किसी तरीके से परिवर्तन लाया है। चलिए अगला देखते हैं, नेता व अनुयायी, अनुयायियों में आपसी संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। अब देखिए, एक लीडर की जो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है ना, वो होती है उसके अनुयायियों का होना। जब तक आपके पास अनुयायी नहीं होंगे, ठीक है, अगर आपके पास फॉलोवर्स नहीं है तो आप लीडर कैसे होंगे? तो जो एक लीडर के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है ना, वो होती है उनके पास अनुयायियों का होना। ठीक है, तो एक लीडरशिप होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। लीडरशिप होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। कौन सी? एक तो नेता होना चाहिए, दूसरा अनुयायी होना चाहिए, फॉलोअर्स होना चाहिए। ना नेता के बिना अनुयायी हो सकते हैं, ना अनुयायी के बिना नेता हो सकते हैं। मतलब इनके बीच जो तो रिलेशन होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। आप बिना अनुयायियों के नेता के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए लीडरशिप होने के लिए सबसे पहले आपके पास अनुयायी होने चाहिए, फॉलोअर्स होने चाहिए। आप भले ही लीडर बन रहे हो, लेकिन कोई आपकी बात सुनने वाला है ही नहीं, कोई आपको फॉलो कर ही नहीं रहा, तो फिर आप लीडर किस काम के?
ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी जो एक बात होती है वो केवल, अगर हम बात करें सामूहिक उद्देश्यों की, तो जो एक लीडर होता है, ठीक है, ये काम किसमें करता है, जितने इनके फॉलोअर्स हैं, जितने इनके फॉलोअर्स का गुण है, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरीके से रहना चाहते हैं, इनके सबके उद्देश्य क्या है, जो फॉलोअर्स के उद्देश्य होंगे वही कहीं ना कहीं लीडर के भी उद्देश्य होंगे। बस वो इनको इस तरीके से गाइड करता है, जिस रास्ते चाहे उस रास्ते ले जाता है, लेकिन इनके उद्देश्य हमेशा एक ही होते हैं। ठीक है, सतत प्रक्रिया, ये हमेशा मैनेजमेंट के हर फंक्शन में हमने देखा है कि ये हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। आपको हमेशा लोगों को जो है एक रास्ता दिखाना होता है, हमेशा उन्हें लीड करना होता है। चलिए, अभी इतने में कोई डाउट है तो मुझे फटाफट बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट का आपको टाइम मैं दे रही हूं, फटाफट बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, ओके। चलिए फिर फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। अब अभी हम देखेंगे नेतृत्व शैलियों के बारे में, जो लीडरशिप स्टाइल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, व्यापम के ग्रुप टू सब ग्रुप 4 में ही इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसके साथ साथ व्यापम के वर्ग 1 में भी इसमें से भर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो लीडरशिप स्टाइल्स आप जरूर देखिए और अच्छे से पढ़िए। फिलहाल मैं आपसे 3 जो मेन है वो डिस्कस कर रही हूं, ये इसके अलावा भी मैं आपसे कुछ और भी डिस्कस करूंगी। सेकेंड पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है। चलिए, सेकेंड पॉइंट व्यवहार परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया होती है। अब आप मान लीजिए, मैंने जो आपको एक एग्जांपल बताया, आप एमपीपीएससी के एक एस्पायरेंट है, ठीक है, एक हॉस्टल में आप भी रह रहे हैं, 5 से 6 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी पटवारी की भर्ती आई, उसमें से 6-7 लोगों का ग्रुप है आपका, भैया जी आते हैं, रोज आपको ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, इसमें से 3-4 बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए उनका मन लग रहा है, एक बच्चा ऐसा है जिसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। भैया जी के ज्ञान सुनते सुनते धीरे धीरे उनका भी मन करने लगता है कि चलो भाई पढ़ लेते हैं। रोज आते हैं, अपनी सफलता असफलता की कहानी बताते हैं कि भाई 5 से 6 से पास नहीं हो रहा हूँ, लोग मुझे ऐसे ऐसे ताने देते हैं, ये है। चूंकि आप इनको फॉलो कर रहे हो, इसलिए आप इनके प्रति धीरे धीरे आपका बिहेवियर जो है वो चेंज होने लगता है। आप सोचते हैं कि नहीं भाई बहुत हो गया, मैं भी यहाँ पे हूँ, मुझे भी अपना जो है अब धीरे धीरे तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे भी आगे जाके यही सब सारी चीजें सुनना पड़ेगा। तो मैं अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छी कर लेता हूं। कहीं ना कहीं जो ये बच्चा था उसके व्यवहार में चेंज आया, ड्यू टू इन भैया के। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से उसे मोटिवेट किया, उसे बोला कि नहीं आप पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस इसने पढ़ना धीरे धीरे शुरू किया। ये होता है व्यवहार परिवर्तन। ये सबसे सस्ता, मतलब सबसे सस्ता तो नहीं बोल सकते, सबसे ऐसा एग्जाम्पल है जिसे आप समझ सकते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए अखिल, नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे फिर से बताइएगा, मैं फिर समझाऊंगी। एक होती है आपकी जो है निरंकुश नेतृत्व शैली। आपने एक नाम सुना होगा, हिटलर। ठीक है, ये इसी प्रकृति का लीडर था, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये इसी प्रकृति का, जो ये कह दे वही होना चाहिए, ये होता है निरंकुश लीडरशिप, जहां नेता जो चाहे वही हो। अभी भी आप लोग देखते हैं बहुत सारी कंट्रीज में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ही चल रही है। जनता वहां पे कुछ बोल नहीं सकती, वहां पे जनता कुछ भी बोल नहीं सकती। ठीक है, अभी भी जो वहां के लीडर ने बोल दिया वही माना जाता है। ये होता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। सबसे अच्छा इसका अगर कोई एग्जाम्पल था, हिटलर, मतलब जो मैंने बोला वही आपको सुनना है। ये होती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। दूसरा होता है जनता,
ठीक है, जनतावी नेतृत्व शैली या डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जैसे हमारी कंट्री में होता है, जो जनता चाहेगी। सरकार का बिल पास हुआ, जनता धरने प्रदर्शन पे चली गई, जनता की बात नहीं सुनी गई, बिल कैंसिल। जहां पर लोगों की भी राय ली जाए, अपने अधीनस्थों की भी लीडर सुने, उसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, और ये जो इंडिपेंडेंट लीडरशिप स्टाइल होती है, इसमें लोगों को उनका काम बता के उनको छोड़ दिया जाता है, कोई उनको लीड करने वाला नहीं होता, आप अपने हिसाब से काम करिए, अपने हिसाब से देखिए, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट लीडरशिप स्टाइल। तीनों चीजों का मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे दिया, अभी हम डीप पे सबको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम 3 पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम और भी देखेंगे। पहले है निरंकुश नेतृत्व शैली, क्या होती है? इसमें सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल जो आप याद रखना ना, वो हिटलर का। आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि ये जो निरंकुश लीडरशिप स्टाइल होती है ना, वो क्या होती है। इसमें जो सारा का सारा कंट्रोल होता है ना, वो लीडर के पास होता है। इसमें कोई भी डिसीजन, जैसे हमने अधिकार अंतरण सुना था ना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, जो मैंने कह दिया वही तुम्हें करना है। ये होती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसे लीडर सेंटर्ड स्टाइल भी कहते हैं। नाम इसका एक और याद रखिएगा, इसे लीडर सेंटर्ड स्टाइल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रबंधक सारे अधिकार अपने हाथों में केंद्रित रखता है। हिटलर जो बोलेगा वही होगा, सारे अधिकार उसके हाथ में है। ठीक है, कर्मचारियों को बिना किसी परिवर्तन के आपको उसके आदेशों का पालन करते हुए कार्य का निष्पादन करना पड़ता है। This method is also called leader-centered style. Under this, the manager concentrates all the autocracy in his hands, and the employees have to execute the work while following his orders without any change. आप कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, जो हिटलर ने बोल दिया वो आपको मानना है, बस यही होती है मतलब आपकी ऑटोक्रेटिक स्टाइल। आपने हिटलर का नाम सुना ना, बस इसके साथ सिर्फ एक नाम याद रखिएगा, हिटलर। आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगी ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होती क्या है। इसमें लीडर सब कुछ अपने हाथ में रखता है, सारे डिसीजंस, आपको उसके आदेशों को अक्षरशः पालन करना होता है। आपने सुना होगा उस टाइम पे अगर कोई हिटलर का कहना नहीं मानता था, उसे फांसी पे चढ़ा दिया जाता था। ठीक है, भरे चौराहे में उसको फांसी में चढ़ा दिया जाता था। तो इस तरीके की अगर लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया जाता है, वो हिटलर होता है। क्लियर है? आपने सुना होगा ना, हिटलर है पूरा का पूरा, किसी की बात ही नहीं सुनता है, बस वही है लीडरशिप स्टाइल। चलिए, यदि कोई कर्मचारी कार्य निष्पादन में लापरवाही करता है तो उसे सजा दी जाती है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ये एक निगेटिव लीडरशिप स्टाइल है। ठीक है, निगेटिव, ये एक निगेटिव लीडरशिप स्टाइल है। इसमें नकारात्मकता है, क्योंकि इसमें अधीनस्थों को कोई काम नहीं दिया जा रहा, अगर आप उसकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको सजा दी जा रही है, इसलिए इसे निगेटिव लीडरशिप स्टाइल भी बोला जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेता अपना महत्व कम होने के डर से अधिकारों का विकेंद्रीकरण नहीं करता। उसे ऐसा लगता है कि अगर मैंने सबको डिसीजन में शामिल कर लिया तो कहीं ना कहीं जो मेरी इंपॉर्टेंस है, जो मेरा महत्व है, वो खत्म हो जाएगा, इसलिए यह अधिकारों को अपने अधीनस्थों को नहीं देता। जब अधिकारों को अपने अधीनस्थों को ना देकर अपने पास रखा जाए, वो होता है विकेंद्रीकरण, नहीं वो होता है सेंट्रलाइजेशन, सॉरी। ठीक है, ये विकेंद्रीकरण नहीं करना चाहता, मतलब अपने अधिकारों को नहीं सौंपना चाहता किसी को। क्यों? क्योंकि इसे डर है कि मेरी इंपॉर्टेंस कहीं खत्म ना हो जाए। बस यही होती है आपकी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, डिक्टेटरशिप थोड़ी डिफरेंस है, मैं आपको लास्ट में लेक्चर के बताती हूँ डिक्टेटरशिप होती क्या है। ठीक है, चलिए विशेषताएं क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसकी विशेषताएं। पहली विशेषता होती है केंद्रित सत्ता होती है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है। एक ही आदमी के पास, जो लीडर है उसी के पास सारे पावर्स हैं, वही सारे डिसीजंस लेता है। ठीक है, उसी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं।
तो यह एक तरीके से केंद्रित सत्ता होती है, एक ही आदमी के पास सारी सत्ता है, जो इसके अधीनस्थ है उनके पास कुछ भी नहीं है, ये जैसा बोलेगा वैसा ही इनको काम करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए इसे सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बोला जाता है। यहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, सिंगल मैन डिसीजन होता है, एक ही व्यक्ति होता है जो निर्णय करता है, बाकी सब उसको फॉलो कर रहे होते हैं। यहां पर हमेशा कर्मचारियों के बारे में, जो इस तरीके के लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करते हैं, वो हमेशा कर्मचारियों के बारे में गलत भावना रखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर हम एम्प्लॉयज को अधिकार दे देंगे, उनको हम डिसीजन लेने का अधिकार रख देंगे, तो वो हमारे सर पे आके बैठ जाएंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे या फिर वो काम करने से कतराने लगेंगे। इस तरीके की धारणाएं ऐसे लोगों में होती है। तो इनका जो काम होता है ना, ये हमेशा अपने कर्मचारियों या अधीनस्थों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपने अधीनस्थों को डिसीजन में शामिल किया तो ये मेरे सर पे चढ़ जाएंगे, मेरा महत्व नहीं रहेगा, इसलिए इस तरीके की जो लीडरशिप स्टाइल है ये लोग अपनाते हैं, ठीक है। इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो सिर्फ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, लीडर ने आदेश दिया और इनके जो ये अधीनस्थ है ना, इनके अंदर में जो काम है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो सिर्फ सुन रहे हैं। ये इधर से कुछ नहीं बोल सकते, जो इसने बोला इनको जी हजूर बोल के काम को शुरू कर देना है। ये ना ही अपनी राय दे सकते हैं, ना ही कुछ और बोल सकते हैं, ना ही अपना सजेशन दे सकते हैं, ना ही कुछ, सिर्फ ऊपर से आदेश आया और इनको फॉलो करना है। क्लियर है। ये हमेशा निगेटिव अभिप्रेरण होता है, इसमें हमेशा एम्प्लॉयज को डांट डपट के काम कराया जाता है, इसमें जो मोटिवेशन होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। ये खुद एक निगेटिव लीडरशिप स्टाइल बोली जाती है। क्लियर है। जो आपके डाउट हो ना, लिख लीजिए, मैं अभी 2 मिनट का ब्रेक लूंगी, आप प्लीज उसमें से डाउट पूछ लीजिएगा। क्लियर है। चलिए अभी आगे इसके लाभ क्या हो सकते हैं। सबसे पहला, शीघ्र व स्पष्ट निर्णय। जब एक ही आदमी निर्णय लेगा, उसे किसी से कुछ बातचीत नहीं करनी, कुछ मशवरा नहीं करना, तो फिर डिसीजन में लेट लतीफी क्यों होगी। सीधी सी बात है, जो डिसीजंस होंगे वो जल्दी होंगे और क्लियर होंगे, क्योंकि इस डिसीजन में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो डिसीजन ले रहा है, बाकी सबको तो मानना ही है, जो उसके मन में आया वही डिसीजन है, और वो जल्दी भी होगा। और एसएस, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, आप प्लीज बताइएगा, ठीक है। क्विक एंड क्लियर डिसीजंस यहां पर होते हैं। संतुष्टिपूर्ण कार्य, सेटिस्फैक्ट्री वर्क। यहां पर जो काम होता है वो एक ही लीडर के अंदर में हो रहा है, ठीक है, एक ही लीडर के अंदर में हो रहा है। तो लोग क्या हो रहे हैं, यहां पर जो क्वांटिटी है, ठीक है, और जो क्वालिटी है काम की, वो दोनों एक ही आदमी के द्वारा डिसाइड की जा रही है। यहाँ पर कोई और कुछ डिसीजंस ले ही नहीं पा रहा, इसलिए यहाँ पर जो काम होते हैं वो जनरली सेटिस्फैक्ट्री होते हैं। काम शिक्षित जो सॉरी यहाँ पे कम लिखा, हाँ ठीक है, कम शिक्षित कर्मचारियों के लिए आवश्यक होता है। जो लोग कम शिक्षित हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, उनके लिए ऐसी लीडरशिप स्टाइल अच्छी होती है। रीजन, जो आपके मालिक ने बोल दिया आपको वही करना है, वैसे वैसे आप करते जाइए, बस आपको कुछ करना नहीं है। ये होता है आपका निगेटिव लीडरशिप, ठीक है। चलिए अभी पॉइंट्स आप लोग नोट करिए, मैं 2 मिनट के लिए रुकूंगी, जब ये खत्म हो जाएगा। दोष क्या होते हैं इसके, डिसएडवांटेज, अभी प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर आप एक ही लोग को, किसी भी एक लीडर के अंदर ऐसा काम कर रहे हैं कि आप सिर्फ वो आपको बोल रहा है और आप उसे फॉलो कर रहे हैं, एक टाइम पर आप ऐसा करते करते डीमोटिवेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी ना राय पूछी जा रही है, ना आप डिसीजन मेकिंग्स में कहीं पे भी शामिल हो रहे हैं, ना आपके कोई निर्णय माने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्टेप पे जाके आप अपने आप को डिमोटिवेट जो है समझने लगते हैं। अब आप बताइए, आप अगर घर के सबसे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, कोई बड़ा आदमी है घर का, आपको वही लीड कर रहा है, आप छोटे बच्चे हैं, आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, थोड़ी देर में आपको लगने लगता है ना कि यार कैसे घर में फंस गया हूँ, कुछ सोच भी नहीं सकता, कुछ समझ भी नहीं सकता, इवन खुद की डिसीजन से मैं घूमने भी नहीं जा पा रहा हूँ। तो एक निगेटिविटी धीरे धीरे लोगों के अंदर में आने लगती है, अगर ऐसी कोई लीडरशिप आपके सामने हो रही होती है। कर्मचारियों के द्वारा विरोध,
धीरे धीरे obvious सी बात है, अगर डिमोटिवेट हो रहे हैं तो वहां पे आप विरोध करेंगे, भले ही आपके विरोध को दबा दिया जाए या फिर सुन लिया जाए। पक्षपात की संभावना होती है। जो आदमी उस लीडर का फेवरेट हो गया, जो उसकी सबसे अच्छे बोलते हैं ना, जो अगर आपने उसकी सबसे अच्छे उसको मक्खन लगा लिया तो आप उसके फेवरेट रहोगे, और अगर आप फेवरेट रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सारे डिसीजन उसी को लेने हैं तो वो कहीं ना कहीं आपसे पक्षपात कर सकता है। चलिए एक स्लाइड और है, फिर मैं आपके डाउट्स लेती हूँ, ठीक है। उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता कहां पे आप इसको लगा सकते हैं, कहां पे इस तरीके की लीडरशिप को आप फॉलो कर सकते हैं? जहां नेता समूह का सर्वाधिक विद्वान सदस्य हो, आप वहां पे इस लीडरशिप को लगा सकते हैं जहां पर नेता सर्वाधिक विद्वान हो, ठीक है। बाकी सब इलिटरेट हैं, सिर्फ वही एक आदमी जो कि पढ़ा लिखा है, जो कि लोगों को गाइड कर सकता है, वहां ये लीडरशिप आप लगा सकते हैं। जहां डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत कम समय हो, लोगों को आप डिसीजन में सम्मिलित होने ही मत दीजिए, धीरे धीरे तो यहाँ पर भी ये जो है बेनिफिशियल होती है, क्योंकि इसमें तो डिसीजन जो है एक ही आदमी को लेना है, दूसरे आदमी को सम्मिलित ही नहीं करना, तो ऑब्वियस सी बात है डिसीजन यहाँ पर फास्टर होंगे, ठीक है। जहां अधीनस्थ शिक्षित अशिक्षित हो, शिक्षित ना हो, वहां पर भी आप इस लीडरशिप को रखिए, क्योंकि वो तो कुछ उनको कुछ पता नहीं है, लेबर्स को क्या ही पता होगा, ठीक है। उनको आप जो जो बोलते जाएंगे वो काम करते जाएंगे, सीधी सी बात है। अगर लोग शिक्षित होंगे तो वो अपने अधिकारों के लिए मांग उठाएंगे, नहीं भाई हमसे भी कुछ पूछ लो, हम भी काम कर रहे हैं। लेकिन अशिक्षित लोगों को क्या ही है, जहां अधीनस्थ अनुभवहीन हो, उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस ना हो काम को करने का। चलो अच्छा, आपको क्लियर हो गया नागेश? मैं सोच रही थी आपको थोड़ी देर बाद मैं फिर से कॉल करूंगी ये पूछने के लिए कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं नागेश, अगर आप लोगों को कहीं पे भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज मुझे मैसेज करके बताया करिए। आप अभी यहां से लाइव क्लास यहां से लेना शुरू कर दीजिए, नई क्लास है, अगर आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें तो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो भी आपको यहीं से क्लास लीजिए, पुरानी क्लासेस पढ़ते रहिए, ठीक है। मैम सेकेंड पॉइंट संतुष्टिकरण समझा दीजिए। अच्छा ठीक है शिवांशु, जो लोग नए जुड़े हैं ना क्लास में, प्लीज, इंडिया में भाई डेमोक्रेटिक शासन है, यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। पर्टिकुलर लीडर की मैं बात छोड़ दूं तो इंडिया में डेमोक्रेटिक चलता है, यहाँ पे लोग लोकतंत्र के अधीन है। तो जो लोग पहली क्लासेस आज ज्वाइन कर ले रहे हैं ना, प्लीज वो लोग बताइएगा उनको कोई डाउट हो तो। चलिए संतुष्टिकरण, संतुष्टिकरण तो कहीं है भी नहीं। अच्छा ये ठीक है, संतुष्टिपूर्ण कार्य आप पूछ रहे हैं क्या? ठीक है, इसको मैं समझाती हूं आपको, और किसी के काम हो तो प्लीज जो है बताइएगा। चलिए यहां पर देखिए, जो काम करने वाला लीडर है, ठीक है, काम करने वाला जो लीडर है वो ऑटोक्रेटिक का है। ऑटोक्रेटिक का है मतलब वो अपनी ही बातें सुनता है, मतलब आप उसके गाइडेंस में सारा काम कर रहे हैं, तो जो काम की क्वांटिटी होगी और जो क्वालिटी होगी, आप दोनों चीजों को इसके हिसाब से मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि ये निरंकुश है। अगर आपने ऐसी चीजें नहीं की तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा सजा मिल जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों चीजों को अपने काम में मेंटेन रखेंगे, क्योंकि सारी चीजें इसके पास है। अगर आपने इसकी बात अच्छे से नहीं सुनी, आपने काम अच्छे से नहीं किया, तो आपको सजा भी मिल सकती है। तो आप काम की क्वांटिटी और क्वालिटी हमेशा मेंटेन करके चलोगे। यही होता है कि जो आपका काम होता है वो एक संतुष्टिकारक काम होता है, इसमें आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सही रूप से मिलती है। रीजन क्या है, ये ऐसे लीडर के अंदर काम हो रहा है जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल का है। अगर आपने काम अच्छे से नहीं किया तो आपको
सजा भी मिलेगी। आप यहाँ दोनों चीजें मेंटेन करने की कोशिश करेंगे ना, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी, तो जो आपका काम होगा वो हमेशा संतुष्टि पूर्ण होगा। अभी क्लियर है? कौन किसने पूछा था? नाम विशाल। क्लियर मैम, ओके। चलिए, एक लीडरशिप स्टाइल हमारी खत्म हो गई। अब हम दूसरा देखेंगे, जनतांत्रिक नेतृत्व शैली, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। आप इंडिया में बैठे हैं, आप इस शब्द से बहुत परिचित भी हैं और आप लोग अपने अधिकारों के प्रति बहुत सजग है। जो आप ये धरना प्रदर्शन करते रहते हैं ना हमेशा, भर्ती दो, ये करो, ये सारी चीजें इसलिए आप कर रहे हैं क्योंकि आप एक ऐसी कंट्री में बैठे हैं जो आपको अपने अधिकार मांगने का हक देती है। ठीक है, आप डेमोक्रेटिक कंट्री में बैठे हैं इसलिए आप अपने अधिकारों को हक से मांग सकते हैं। आप ज्यादातर वही काम होता है जो जनता चाहती है। अगर जनता ने मेजोरिटी में किसी बिल को एक्सेप्ट नहीं किया, वो बिल भी यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आप अभी कहां पे बैठे हैं? आप बैठे हैं एक ऐसे देश में जहां पर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल चल रही है, सॉरी, डेमोक्रेटिक चल रही है। अभी लोकतंत्र से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित है ना, बस वही होता है आपका डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जहां पर नेता करने जो नेतृत्व करने वाला है, ठीक है, वो अपनी बात तो ठीक ही है, अपने आदेश तो मनवा ही रहा है, लेकिन अपने आदेशों के साथ साथ वो अपने अधीनस्थों को भी डिसीजन में शामिल करता है। अपने अधीनस्थों से भी यहां पर पूछा जाता है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। जो आपके लीडर्स होते हैं हमेशा बिल पे वोट डालते हैं, तो अगर अपने अधीनस्थों की भी राय को लिया जाए, अधीनस्थों को भी डिसीजन में शामिल किया जाए, अधीनस्थों को भी निर्णय में शामिल किया जाए, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने जो आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं, आप उनसे एक बार पूछ लें कि भाई बताओ सही है कि नहीं है। अगर उसका जो वक्तव्य है, जो उसकी मान्यता है, आप उसको भी माने, तो ये होती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ये क्वेश्चन आपसे व्यापम में 2018 के क्वेश्चन में पूछा गया था कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होती है। 17 में भी ये क्वेश्चंस आपको देखने में मिलेंगे किसी ना किसी पेपर में। ठीक है, इसलिए इनको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अगर इंडिया में लीडरशिप इंडिया में चल रही है आपकी डेमोक्रेटिक स्टाइल, मैंने आपको हिटलर का एग्जांपल दिया था ना जर्मनी के, तो आप उसको कनेक्ट कर दीजिए ऑटोक्रेटिक से, इंडिया को कनेक्ट कर लीजिए इससे। चलिए आगे देखते हैं। इस पद्धति को समूह केंद्रित या ग्रुप सेंटर्ड नेतृत्व शैली भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, इसे ग्रुप सेंटर्ड नेतृत्व शैली भी कहा जाता है। आधुनिक समय में नेतृत्व की यह जो शैली होती है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, इसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं से संबंधित निर्णय अकेले प्रबंधक के स्थान पर कर्मचारियों के विचार विमर्श द्वारा लिए जाते हैं। मतलब आपने अपने डिसीजन में अधीनस्थों को शामिल किया और वही जो स्टाइल बन गई वो हो गई डेमोक्रेटिक। जहां पर भी आपने डिसीजन में अपने अधीनस्थों को शामिल किया वो हो गई आपकी ऑटोक्रेटिक से डेमोक्रेटिक। यहां पर यह नेतृत्व शैली विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। विकेंद्रीकरण मतलब आप अपने पावर को लोगों में बांट देते हैं। सेंट्रलाइज मतलब सारी पावर आपके पास ही है। विकेंद्रीकरण मतलब आप अपनी पावर को लोगों के पास बांट रहे हैं। तो ये जो स्टाइल होती है वो विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत प्रबंधक अपने अधीनस्थों के सुझाव का आदर करने के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। अगर ऑटोक्रेटिक लीडर में मान लीजिए लीडरशिप में कोई काम अच्छे से नहीं हुआ, तो उसके लिए आप कभी भी अपने अधीनस्थों को उत्तरदायित्व नहीं दे सकते, क्योंकि ना ही अधीनस्थों के पास अधिकार है, ना ही आप किसी कार्य की जवाबदेहिता आप उनको दे सकते हैं। लेकिन जनतांत्रिक जो नेतृत्व शैली होती है, अगर आपने अपने अधीनस्थों को डिसीजन में शामिल किया है,
ठीक है। साथ ही साथ उनको कुछ अधिकार भी दिए हैं डिसीजंस को लेने के। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कुछ काम अच्छा बुरा होता है तो आप इसके लिए अपने मैनेजर्स को, अपने अधीनस्थों को बोल सकते हैं कि भाई देखो, मैंने तुमसे भी पूछा था, ऐसे मत बोलो कि सिर्फ मैंने काम किया था। ठीक है। तो सीधी सी बात है, डेमोक्रेटिक स्टाइल में ये बात याद रखिए कि जब आप अपनी पावर का विकेंद्रीकरण कर दे, मतलब लोगों को भी कुछ काम दे दें, उनके भी राय मशवरे सुनने लगे, जो आपके अधीनस्थ हैं, वो जो स्टाइल होगी, सिर्फ आप अपनी अपनी नहीं सुन रहे हैं, लोगों की भी सुन रहे हैं जो आपके अंडर में है, वो होती है और डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। मैं उसी लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करती हूँ। अगर कुछ बात होती है, मैं आपसे पूछती हूँ ना कि बताइए क्या किया जाए इसमें, आप लोग अपनी राय देते हो, डिफरेंट डिफरेंट तुम लोग हो, डिफरेंट डिफरेंट राय देते हो अपने अपने हिसाब से। फिर लास्ट में मुझे ऑटोक्रेटिक डिसीजन लेना पड़ता है कि अरे इतनी जो है असमानताएं हैं आपके डिसीजंस में, तो मैं कैसे मान सकती हूँ। फिर मैं एक बीच का रास्ता निकालती हूँ और आपकी बातें मान लेती हूँ। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। चलिए अगला देख लेते हैं, विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती है। इसमें जो लोगों के बीच में संबंध होते हैं ना, वो सहयोगपूर्ण होते हैं। लोग एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं, लोग एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसमें निर्णय में कर्मचारियों को भी शामिल किया जाता है, या जो अधीनस्थ होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। ठीक है। इससे ये अलग काम सौंप दूं मैं, पढ़ोगे कि पोल करोगे। ठीक है। तो इसमें जो लोग होते हैं ना, वो, अगर आप कर्मचारियों को डिसीजन में शामिल कर रहे हो, तो लोग क्या होते हैं, उनके अंदर जो सहयोग की भावना होती है वो भी विकसित होती है। एक तरीके से अगर आप किसी भी कर्मचारी को डिसीजन लेने के लिए बोलते हो, डिसीजन में शामिल करते हो, तो इससे उनकी थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाती है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी को भी ऑर्गेनाइजेशन में इज्जत मिलेगी तो वो थोड़ा सा सहयोग करने के लिए ज्यादा तत्पर होगा। ये जो स्टाइल होती है, उसमें कर्मचारियों में आस्था होती है, अपने इंप्लॉयज में विश्वास होता है, विश्वास होता है। ठीक है। तभी तो उनको डिसीजन में शामिल, उनके जो है सजेशंस मांगे जाते हैं, उनको डिसीजन में शामिल किया जाता है। रीजन होता है, उनको ऐसा लगता है कि मेरे जो एम्प्लॉय हैं, जो मेरे कर्मचारी हैं, वो योग्य है, वो एक सही डिसीजन लेंगे। अगर मैं आपके पास कोई डिसीजन छोड़ती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे ये लगता है कि मेरे बच्चे समझदार हैं, वो एक हमेशा सही डिसीजन लेंगे, तब मैं कोई डिसीजन आपके ऊपर छोड़ती हूँ। सारांश, सॉरी, एक्चुअली कैमरा पहले आ गया तो मुझे लगा कुछ बच्चे बोल रहे थे मैं सो जाता हूँ। मैंने आपको नोटिफिकेशन भेजा था। ठीक है। सॉरी अगर आपकी क्लास मिस हुई। ठीक है। चलिए आप पीछे जाके थोड़ा सा देख लीजिएगा। रीजन ये था ना, मुझे लगा मैं फटाफट खत्म कर देती हूँ, फिर 9 बजे आपकी क्लास होते होते 10 साढ़े 10 बज जाएंगे। कुछ लोग है, उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये मुझे नहीं पता यार, एक्चुअली मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला जब आप क्वालिटी कम करते हो शायद 144 पे, तो आपका जो वीडियो होता है वो छोटा हो जाता है। ऐसा बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बोला है। मैं एक काम करती हूँ, कल मैं अपने टेक्निकल टीम से बात करती हूँ, जो ये ऐप वाले हैं उनसे, कि भाई क्या चल रहा है, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, फिर बताती हूँ मैं आपको। कल मैं क्लास के शुरू में ही आपको बता दूंगी। ठीक है। खुला संदेश वाहन, यहाँ पर एक ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। मतलब आप अपने, मान लीजिए यहाँ पर आपका लीडर है। ठीक है। ये इंप्लॉय यहां से भी बात कर सकता है, लीडर अपने इंप्लॉय से भी बात कर सकता है। ठीक है। यहाँ पर आप इनसे भी विचार विमर्श करते हो, आप इनसे भी विचार विमर्श कर सकते हो, आप इनसे भी बात कर सकते हो, ये इनसे भी बात कर सकते हैं। इस तरीके का जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब यहाँ पर हर किसी से बात जो है कर सकता है। एक ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम रखा जाता है। जब हमने देखा कि हम ऑटोक्रेटिक पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर सिर्फ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन चल रहा था, नीचे ऊपर से आदेश आया और आपको फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप अपने सहयोगियों से भी बात कर सकते हैं, आप अपने साथ में काम करने वाले लोगों से भी बात कर सकते हैं, आप अपने लीडर से भी बात कर सकते हैं, लीडर भी आपको बात करता है। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है ना, वो ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। इसमें लोगों को एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। आप बताइए, आप अगर घर के सबसे छोटे बच्चे हो,
ठीक है, घर में आपसे अगर कोई एक चीज पूछ के की जाती है कि अच्छा बताओ बेटा ये कर ले, आपको कितनी खुशी मिलती है ना, आप बढ़ चढ़ के उस काम में भाग लेते हैं। रीजन, आपसे पूछ के किया गया है। बस यही इंप्लॉइज के साथ भी होता है, इनको भी इससे एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है कि अरे हमसे पूछ के काम किया गया है, हम भी इस डिसीजन में शामिल थे, तो अगर ये काम गलत होगा तो इसके लिए हम भी जिम्मेदार होंगे। क्लियर है? चलिए, कठोर नियंत्रण की आवश्यकता यहां पर नहीं होती है। यहां पर कभी भी कठोर डिसीजंस नहीं लिए जाते, लोग सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रिक्ट कंट्रोल यहां पर रिक्वायर्ड नहीं होता है। अगला, लाभ, उच्च मनोबल, हाई मोरल होता है। ठीक है, इसमें जो प्रबंधक होते हैं और जो कर्मचारी होते हैं उनका उत्साह ऊंचाइयों को छूने लग, दोनों एक दूसरे को अपना हितैषी समझते हैं, क्योंकि दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं, दोनों एक डिसीजन ले रहे हैं, फिर उस पर काम करते हैं, तो जो इनका मोरल पावर होती है ना, वो बहुत ज्यादा हाई होती है। क्रिएश, अधिक कुशलता का निर्माण किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके एम्प्लॉयज ने पूरा सोच समझ के आपके साथ किया है, ठीक है, आपने उन्हें निर्णय में शामिल किया है, तो वो अपनी पूरी इफिशियंसी लगा देते हैं। अगर आपने अभी अपने घर के एक छोटे से एग्जाम्पल को लीजिए, अगर आपने अपने घर के किसी बच्चे से पूछ के कोई काम शुरू किया, बच्चे को आपने उसमें पार्टिसिपेट करने दिया, तो वो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेता है कि किसी तरीके से ये काम जो है वो खराब ना हो जाए। रचनात्मक कार्यों के लिए इसमें पर्याप्त समय होता है, लोग एक दूसरे से अच्छी तरीके से डिस्कशन करते हैं, डिसीजन लेते हैं, एक दूसरे के भावों को समझते हैं। नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, अभी हम वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस कैमरे की प्रॉब्लम थी, कैमरा भी आपका नहीं सुधरा और क्लास भी आपकी पीछे हो गई बस। तो यहां पर आप एक दूसरे से डिसीजन लेते हैं, अच्छे से सोचते हैं, समझते हैं, तो यहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी को भी लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी, हर लोग इसमें डिसीजन में शामिल है, अगर आपके अंदर कोई अच्छा आइडिया है तो आप दे सकते हैं। तो यहां पर रचनात्मकता के लिए भी आपको पर्याप्त समय मिलता है। दोष क्या होते हैं? शिक्षित अधीनस्थों की आवश्यकता होती है, आप कभी भी अशिक्षित लोगों के साथ इसको फॉलो अप नहीं कर सकते। अगर आपको इस तरीके की लीडरशिप लानी है तो आपको हमेशा एम्प्लॉइज पढ़े लिखे चाहिए। डिले इन डिसीजन, बहुत सारे लोग डिसीजन में शामिल होते हैं, आपस में विचार विमर्श करके डिसीजन लिया जाता है, चार लोगों से पूछा जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है डिसीजन उतना फास्ट नहीं होता है। प्रबंधकों में उत्तरदायित्व की कमी होती है। क्यों? अगर आपने लोगों से अपना जो अधिकार है वो बांटा है, उनको काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो ऑब्वियस सी बात है उत्तरदायिता हर कर्मचारी की होती है, सिर्फ मैनेजर की नहीं होती। चलिए, अगला देख लेते हैं, उपयोगिता क्या हो सकती है। जब समूह सदस्य चतुर हों और अपने ज्ञान को बांटने के लिए तत्पर हों, तब आप इस तरीके की लीडरशिप स्टाइल को ला सकते हैं। अगर आपका हर मेंबर होशियार है, अपने काम में स्किल्ड है, और उसको स्किल्ड तो है ही, उसके साथ साथ उसे नॉलेज भी है, तभी तो आप उसे डिसीजन में शामिल कर लेंगे। अगर कोई आदमी कुछ काम को नहीं जानता, आपने उसे डिसीजन में शामिल किया, तो ऑब्वियस सी बात है वो गलत निर्णय देगा। क्लियर है? तो इसके लिए इंप्लॉइज जो है स्किल्ड होने चाहिए और नॉलेजेबल होने चाहिए। जब निर्णय डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम हो कि आप लोगों के साथ समझिए, बैठिए, सबकी बातें सुनिए, तो आपके पास समय हो, तो आप इस तरीके की लीडरशिप स्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। जब नेता डिसीजन मेकिंग में अधीनस्थों की, आपका लीडर भी, आप उनके जो अधीनस्थ हैं उनको डिसीजन में शामिल करने के लिए, उनको भागीदारी देने के लिए तैयार हो। ठीक है, जब आपकी भूमिकाएं, आपके रोल स्पष्ट हो, तो आप इस तरीके की जो है लीडरशिप क्वालिटी को ला सकते हैं। चलिए, फिलहाल कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं भी 2 मिनट का रेस्ट लेती हूँ। विशाल, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगी। चलो, जो लोग नए बच्चे बैठे हैं प्लीज वो लोग मुझे बताइए, उनको समझ में आ रहा है क्या? जो नए बच्चे बैठे हैं प्लीज वो बताइए। 1 मिनट।
मैनेजर वाला पॉइंट, जिनकी फर्स्ट क्लास है प्लीज वो लोग जरूर रिप्लाई देंगे, जो पुराने होते जाते हैं ना। ठीक है, चलिए मैं पूरा जो है आपको एक बार फिर से रिपीट करके समझा देती हूँ होता क्या है। रिपीट में अगर आप जाएं तो डेमोक्रेटिक अगर पूरी स्टाइल है ना, पहले तो ये मैं मैनेजर वाला पॉइंट क्या है वो देख लूं। आप लोग पूरा पॉइंट लिखा करिए, ठीक है। मैनेजर वाला बस पॉइंट, तो पूरे टाइम मैनेजर, आपको मैं मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं पूरे टाइम मैनेजर मैनेजर बोलती रहती हूँ। हो सकता है आपको, ओके थैंक यू पायल। चलिए मैम क्लियर नहीं दिख रहा क्या? सबको क्लियर नहीं दिख रहा, ऐसी कोई प्रॉब्लम है क्या? प्लीज बताइए मुझे। कोई एक बच्चा है जिसे क्लियर नहीं दिख रहा, क्या सबको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि क्लियर नहीं दिख रहा है? चलिए सबसे पहले मैं आपको डेमोक्रेटिक समझा देती हूँ। आपके घर में, ठीक है, कुछ घरों में ऐसा होता है कि दादाजी बड़े हैं और सिर्फ दादाजी डिसीजंस लेते हैं, जो दादाजी ने बोल दिया वो फाइनल है। वो हो गई ऑटोक्रेटिक स्टाइल, वो हो गई ऑटोक्रेटिक स्टाइल। आपके शायद पास इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी इसलिए आपको नहीं दिख रहा, बाकी बच्चों को क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति है, जैसे किसी किसी के घर में होता है ना कि भाई पापा ने बोल दिया है मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जा सकता, वो हो गई ऑटोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि सिर्फ पापा की नहीं चलती है, मम्मी भी डिसीजन में शामिल होती है और आप लोग भी शामिल होते हो। जो निर्णय बहुमत से पास हुआ वही निर्णय माना जाता है, ठीक है। जैसे आप मानिए आपको कहीं घूमने जाना है, पापा ने मना किया, नहीं, सिर्फ पापा के मना करने से काम नहीं होगा, आपको मम्मी की परमिशन भी लगेगी, जिसमें बहुमत हुआ उसमें आप जाएंगे, वो काम आपको करना है, वो हो गई डेमोक्रेटिक। आपसे भी पूछा जाएगा, मान लीजिए आपकी फैमिली ने एक ट्रिप बनाया, आप दो भाई, ठीक है, एक भाई हो एक बहन हो, मम्मी पापा, यहां पर भी सेम चीज है, पापा है मम्मी है, दो भाई बहन हो, ठीक है। ऑटोक्रेटिक में क्या होगा, सिर्फ पापा ने बोला आप सबको मान लेना है, किसी से कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है ना, पापा ने बोल दिया कि हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे, बात वहीं पे फाइनल है, किसी से पूछा नहीं, किसी से बोला नहीं, पापा ने बोला हम घूमने जा रहे हैं, आप चारों ने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और घूमने चल दी, भले ही आपका उस टाइम पे मन नहीं था। ये होती है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। अब डेमोक्रेटिक में क्या होता है, पापा ने बोला कि ठीक है घूमने जाना है, ठंडी बहुत है, चलो भाई मम्मी से भी पूछ लेते हैं, मम्मी ने बोला भाई ठंड बहुत है बच्चों को लेके जाएंगे उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, बच्चों ने बोला पापा मेरे एग्जाम है मुझे नहीं जाना, बात फाइनल हो गई, आप लोग घूमने नहीं गए। ये हो गई डेमोक्रेटिक स्टाइल। मैं हर टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चंस बताती हूँ पायल, अभी आपकी फर्स्ट क्लास है, आप प्लीज परेशान मत होइए, ठीक है। मैं हर यूनिट की टेस्ट आपको देती हूँ, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लेती हूँ। अभी जो मैंने आपका टेस्ट अपडेट किया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी है। एक मिनट, ये सारे क्वेश्चंस मैं बाद में बताऊंगी कि नोट्स बनाना है कि नहीं, फिलहाल आप ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक में डिफरेंस किसी एक बच्चे का था, कुलदीप आपको समझ में आया क्या कि क्या होता है ऑटोक्रेटिक और क्या होता है डेमोक्रेटिक? ठीक है, इससे इजी वे में शायद मैं आपको शायद इससे इजी वे एग्जाम्पल ना कुछ और हो नहीं सकता ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक के बारे में। आपने हमेशा फैमिलीज में देखा होगा ना, कोई आपका दोस्त ऐसे बोलता है ना, नहीं यार मेरे घर में सुनी नहीं जाती, जो पापा ने बोल दिया, मेरे पापा थोड़े खड़ूस टाइप के हैं, जो बोल दिया बस वही होना है, तो वो हो गई ऑटोक्रेटिक, सिर्फ आपके पापा की चल रही है। एडवांस का 3 पॉइंट, ये ऐसे मत बोलो एडवांस का 3 पॉइंट, क्लियरली पॉइंट मेंशन करके रखा करो। एडवांस का 3 पॉइंट मुझे कैसे समझ में आएगा क्या होता है? जब आप पटवारी बन जाओगे ना तो आपकी इज्जत जो है अपने आप घर में बढ़ जाएगी,
ठीक है, आपसे भी डिसीजन लेने से पहले पूछा जाने लगेगा। अभी आपसे कोई इसलिए नहीं पूछता क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे जैसे आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, आपकी इज्जत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कुलदीप, किसी बच्चे को कुछ डाउट था? ठीक है, सॉरी, मैंने आपका नाम मुझे याद आया, मैंने ले लिया, बट ठीक है। अभी स्वतंत्र ने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, ये बहुत बार पूछी जाती है। फ्री रेंज लीडरशिप स्टाइल होती है, जिसे हम स्वतंत्र नेतृत्व शैली बोलते हैं, ये बहुत बार पूछी जाती है। इसलिए क्योंकि इसका नाम थोड़ा सा टफ लगता है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। नेतृत्व की इस शैली को व्यक्ति केंद्रित या इंडिविजुअल सेंटर्ड प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रणाली में प्रबंधक अथवा नेता प्रबंधकीय कार्यों में कम रुचि लेते हैं तथा अधीनस्थों को उनके स्वयं के भरोसे छोड़ दिया जाता है। आपका जो मैनेजर है वो थोड़ा सा आलसी प्रकृति का है। उसने बोला कि देखो भाई, ये काम है, अपने हिसाब से देखो और अपने हिसाब से कर लो, ये काम मुझे पूरा करके देना है। आप तुम्हें कैसे डिसीजंस लेने हैं, क्या करना है, ये तुम जानो, मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत करो। बस अभी तुम्हारा काम है काम को पूरा करके देना। तो जो इस तरीके के आलसी मैनेजर्स होते हैं ना, वो हमेशा स्वतंत्र नेतृत्व शैली को देखते हैं, क्योंकि उनके पास देखने का सुनने का टाइम नहीं है। ठीक है, इस तरीके की जो लीडरशिप स्टाइल हो गई, वो होती है स्वतंत्र लीडरशिप स्टाइल। मैनेजर फ्री है, उसने आपको काम बता दिया, जो आपका लीडर है, सॉरी, वो फ्री है, उसने आपको काम बता दिया कि देखो भाई, ये काम है, इसे कर लो, मुझे ज्यादा इन्वॉल्व मत करना, डिसीजंस लेना तुम्हारा काम है, तुम जानो। तो जो ये इस तरीके की स्टाइल होती है ना, वो स्वतंत्र नेतृत्व शैली होती है। इसके अंतर्गत जो प्रबंधक होते हैं, वो केवल व्यापक उद्देश्यों की व्याख्या करके अधीनस्थों को अपने अपने लक्ष्यों को स्वयं निर्धारित करने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, इन्होंने बता दिया कि काम क्या है, उद्देश्य क्या है। अब इस उद्देश्य को कैसे काम में लाना है, ये काम आपका है। आप जानिए, आप समझिए। इसको बोला गया आपका फ्री स्टाइल जो लीडरशिप होती है वो। विशेषताएं क्या होती हैं? अधीनस्थों में पूर्ण आस्था होती है। जो मैनेजर्स होते हैं उनको पता है कि उनके मैनेजर्स बहुत काबिल हैं, अच्छा डिसीजन लेंगे। उन्होंने पूरा काम सिर्फ बता दिया कि हमारा काम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्यों की व्याख्या कर दी, पूरा काम अधीनस्थों के भरोसे है, अब आप अपना काम करिए। ये हो गया, अधीनस्थों में इनकी पूर्ण आस्था होती है। ठीक है, स्वतंत्र निर्णय पद्धति, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम होता है। आप अपने काम के हिसाब से अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो मैनेजमेंट से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं, वो अधीनस्थ खुद लेते हैं। ठीक है, उनको सिर्फ ऑब्जेक्टिव बता दिया गया है, काम बता दिया गया है, अब इस काम को कैसे करना है, इसका जो है मैनेजर से कोई लेना देना भी नहीं है। आप अपना काम अच्छे से करिए, खुद से करिए, बस। अधिकारों का विकेंद्रीकरण, यहां पे विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर ये जो होता है वो अधिक जो है केंद्रित होता है। इसमें पूरे रूप से जो आपको उत्तरदायित्व होते हैं वो सौंपे जाते हैं। उत्तरदायित्व के साथ साथ आपको अधिकार भी दे दिए जाते हैं। काम को कैसे करना है, ठीक है, काम को कैसे करना है ये तुम समझ लो। उत्तरदायित्व तो दे दिया गया, आपको काम दे दिया गया, उसके साथ साथ आपको अधिकार भी दे दिए गए। अब आप अपना काम खुद से करिए, अपनी योजनाएं बनाइए, उन योजनाओं पे काम करिए, सारा काम अब आपका है। सिर्फ आपका लक्ष्य जो उद्देश्य है, काम क्या है, वो मैंने आपको बता दिया, आपको फाइनल क्या करना है। अब स्वयं संचालन, पर्यवेक्षण व नियंत्रण। एक बार आपको आपके मैनेजर ने आपके उद्देश्यों की व्याख्या कर दी, आपके काम को आपको समझा दिया, ठीक है, फिर वो फ्री है।
आपको काम को स्वयं ही संचालित करना है, उसका पर्यवेक्षण भी करना है, उसको कंट्रोलिंग भी करनी है। अब आप खुद इसके कर्ता धर्ता हो जब तक कोई विपरीत स्थिति सामने ना हो। जब तक काम अच्छा चल रहा है, आपका मैनेजर मौज में है। अगर कोई काम में कोई विपरीत स्थिति पैदा नहीं हो जाती, उस सिचुएशन को छोड़ के ये मैनेजर और कुछ नहीं देखेगा। आप ही अपने काम का संचालन करिए, आप ही उसका पर्यवेक्षण कीजिए, उसको सुपरवाइज कीजिए। अगर कोई डेविएशन होता है तो आप उसमें कंट्रोलिंग भी करिए। केवल कोई बहुत काम अगर खराब नहीं हो गया तो कभी भी जो आपका मैनेजर होगा वो आपके सामने नहीं आएगा। इतनी फ्रीनेस होती है आपको इस लीडरशिप स्टाइल में। चलिए अगला देखते हैं, लाभ क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं। अधीनस्थों में आत्मविश्वास का विकास होता है, उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना आती है। आपने अपने घर के बच्चे को बोल दिया कि भाई, बोलते हैं ना कि जब आप बच्चों को चलना सिखाइए तो उन्हें छोड़ दीजिए, गिरेंगे उठेंगे धीरे धीरे चलना सीख जाएंगे, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा। बस यही होता है यहाँ पर भी। अधीनस्थों को सिर्फ ये बता दिया जाता है तुम्हें चलना है। अब किस तरीके से चलना है, किस तरीके से देखना है, ये सारा काम जो है छोड़ दिया गया है अधीनस्थों पर। धीरे धीरे उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो इंक्रीज होता है। इसमें जो मोटिवेशन होता है काम को करने का वो बहुत हाई लेवल का होता है। रीजन क्या होता है, यहाँ पर सब कुछ आप अपने मन से कर रहे हैं। बच्चे को देखते हैं ना, जब आप उसको छोड़ देते हैं वो चलना सीख रहा होता है, बार बार गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, लेकिन जो उसको काम करने का मोटिवेशन होता है ना, वो चलना सीखने का, ऐसा करने पर वो बहुत ऊपर होता है। संस्था के विकास एवं विस्तार में सहायक होता है। इस नेतृत्व की पद्धति में जो विकास होता है वो अपने सबसे हायर लेवल पे होता है। रीजन क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, उनका मैनेजर्स तो बाकी सारे कामों से फ्री है, उनके पास कोई काम नहीं है, तो वो सिर्फ जो काम कर रहे होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट पे काम कर रहे होते हैं, उसके विस्तार पे काम कर रहे होते हैं। बाकी उनको छोटे छोटे कामों से तो उन्होंने अपने अधीनस्थों को देके वो एक तरीके से फ्री है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोष क्या हो सकता है, समन्वय में कठिनाई, डिफिकल्टी इन कोऑपरेशन। बहुत सारे लोग अगर अपने मनमाना काम कर रहे हैं और वहां पर उनका कोई पर्यवेक्षण करने वाला नहीं है, कोई सुपरविजन करने वाला नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक कर्मचारी का दूसरे कर्मचारी पे अगर उनके हितों में टकराव होगा, कोई देखने सुनने वाला नहीं है, वहां पे उनको कोई सही समय पर गाइडेंस देने वाला नहीं है, तो उनके बीच में जो सामंजस्य है ना वो बहुत खराब हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने अपनी फैमिली में देखा होगा, ठीक है, अगर मुखिया नहीं है घर का, मतलब फैमिली मेंबर्स को कोई भी लीड करने वाला नहीं है, सब अपने मन से चल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनके हितों में टकराव होगा, इनका जो सामंजस्य होगा वो धीरे धीरे खराब होगा। इसीलिए बोला जाता है कि इस तरीके की लीडरशिप स्टाइल में जो समन्वय होता है, जो कोऑपरेशन होता है, उसमें कठिनाई आती है। प्रबंधकीय जो पद होते हैं वो महत्वहीन हो जाते हैं। आपका काम क्या है, सिर्फ अधीनस्थों को उनका काम समझाना, उसके बाद आपका कोई महत्व रह ही नहीं जाता। तो धीरे धीरे एम्प्लॉइज की या अधीनस्थ की नजर में आप अपना इंपॉर्टेंस जो है वो खोलते चले जाते हैं। केवल अधिक शिक्षित लोगों के लिए उपयुक्त होता है ये काम। सिर्फ वही अधीनस्थ कर सकते हैं जो अपने काम में बहुत ज्यादा स्किल्ड हो, तभी आप उनको इस तरीके की लीडरशिप दे सकते हैं जिनके पास हाई एजुकेशन हो, जो अपने काम को लेकर ज्यादा शिक्षित हो। अगर आपने अशिक्षित लोगों के भरोसे ऐसा काम छोड़ दिया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उनको देख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उनको पर्यवेक्षण सुपरविजन नहीं दे रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे, तो काम जो है वो खराब ही होना है। चलिए आगे देख लेते हैं, उपयोगिता क्या है, कहां पर इसकी उपयोगिता है। जब अनुयायी बहुत अधिक चतुर हो, बहुत अधिक स्किल्ड हो और एक्सपीरियंस्ड हो और शिक्षित हो, उनके पास काम को करने का जो नजरिया है वो बहुत ज्यादा विकसित हो,
उनको सुपरविजन की आवश्यकता नहीं है, उनको ये देखने की जरूरत नहीं कि आपको कहाँ पे उनको ट्रेन करना है, कहाँ पे आप उनको सुपरवाइज करना है, कहाँ, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो अपने काम में पहले ही बहुत स्किल्ड है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो आप इस तरीके की लीडरशिप अप्लाई कर सकते हैं। अगला है, जब अनुयायियों को अपने काम पर गर्व हो और इसे वो, मतलब आप उसी को दे सकते हैं ना जो एम्प्लॉय इस काम को अच्छे तरीके से कर सकता हो। जहां बाहरी विशेषज्ञों जैसे स्टाफ स्पेशलिस्ट अथवा सलाहकारों का प्रयोग होता है। हमने ऐसा कौन सा जो है स्ट्रक्चर देखा था जिसमें स्टाफ की विशेषज्ञता या सलाहकारों को नियुक्त किया जाता है मैनेजर्स को अपॉइंट करने के लिए? फटाफट रिप्लाई दीजिए सारे जिन्होंने पढ़ा है। जिनकी फर्स्ट क्लास है उनको मैं छोड़ रही हूं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का नाम बताइए जहां पर स्टाफ जो है नियुक्त किया जाता है लोगों को परामर्श देने के लिए। फटाफट बताइए जिनकी पहली क्लास नहीं है, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से पढ़ा है। ऐसी जगह आप इसको उपयोग कर सकते हैं जहां आपका जो अनुयायी है, जो फॉलोवर है, वो विश्वसनीय हो। फटाफट बताना सारे शुरू करिए। ऐसा हमने कहां पढ़ा था जहां पर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जहां आपको सलाहकार नियुक्त करके दिए जाते हैं? तुम लोग क्लास लेते हो, सोते सोते रहते हो क्या? जकीराम, ये मिडिल लेवल क्या होता है? एसएस, ये लाइन लेवल क्या होता, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था जिसमें परामर्श जो है नियुक्त किए जाते हैं? पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग, ठीक है। सिर्फ मैं चिल्ला रही हूं पूरा टाइम, तुम लोग पढ़ते भी नहीं हो। ये होता है अखिल, बहुत अच्छा, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोग रिवाइज नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कैसे आएंगे? पढ़ना शुरू करो तुम लोग सब। मैं क्वेश्चंस अभी कम पूछ रही हूं। क्या है ब्रेज लेबल, क्या चल क्या रहा है तुम्हारा? पढ़ना शुरू करो, रिवीजन करना शुरू करो। मैं सबकी रिवीजन क्लास लेने वाली हूं। एक बार बच्चे जो थोड़े थोड़े ऐड हो रहे हैं ना वो खत्म हो जाए, 10-12 दिन की और बात है, उसके बाद मैं रिवीजन क्लास लूंगी और सिर्फ क्वेश्चंस पूछूंगी मैं तुम लोगों से। अगर क्वेश्चंस नहीं बने तो समझे रहना फिर। इसलिए रिवीजन करना शुरू करो। कितने महीने ही बचे हैं यार, जनवरी खत्म होने को आई, 10 जनवरी बचे हैं हमारे पास, गिन के 20 दिन है। गिन के 1 महीने और है हमारे पास पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद सिर्फ आपको एमसीक्यूज लगाने हैं। अगर इतना सारा इकट्ठा कर लोगे तो कैसे पढ़ोगे? रोज रोज रिवीजन करो। मैं सबको चिल्ला रही हूँ, रिवीजन करना शुरू करो। किसी के भी काम कम मार्क्स दिखे, एक कंडीशन के अलावा कि आपके पेपर में मेरा पढ़ाया कुछ नहीं आया है, ठीक है, उस सिचुएशन को छोड़ के अगर मुझे किसी के मार्क्स कम दिखे, मैं सबको लाइन से खड़ा करूंगी। ये मत समझो आप लोग, होता क्या है ना, ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इससे होता क्या है ना, बच्चे अपने आप में बहुत फ्री हो जाते हैं। कोई टीचर सामने होता नहीं, कुछ क्वेश्चंस किए नहीं जाते, आप लोग एकदम फ्री माइंड से। जो बच्चे रिकॉर्डेड देख ले वो एकदम से फ्री हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। जो देख भी रहे हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं। आप लोग मैं एक क्वेश्चन किसी दिन पूछूं और अगर आप लोग आंसर नहीं देते हो ना, मेरा बहुत दिल टूट जाता है। प्लीज आंसर देना शुरू करिए, रिवीजन करना शुरू रखिए। 2 बच्चों ने रिप्लाई किया है, सिर्फ 24 लोग बैठे हैं, 3 बच्चों ने रिप्लाई किया है। रिवीजन करिए, क्वेश्चंस लगाइए, मैं टेस्ट दे रही हूं, टेस्ट भी लगाइए। अगर मैं सबके, अभी रुको, मैं क्लास में जाऊंगी, देखूंगी किसने किसने टेस्ट नहीं दिया है। मैं कल सुबह से बैठ के सबको टाइम से फोन करूंगी। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है, आपको मैंने वो चैप्टर पढ़ाया, मुझे नाम सबका याद है, एसएस अखिल सबका। अगर किसी ने वो टेस्ट नहीं दिया है ऑर्गेनाइजिंग वाला, मैं कल मिलती हूं आपसे। आपने कोर्स कब लिया है उस हिसाब से मैं सबको फोन लगाऊंगी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, पढ़िए, रिवीजन करिए। जब तक रिवीजन नहीं करोगे पेपर्स नहीं बनेंगे।
टाइम बहुत कम है, 1 महीने में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। आज से एग्जैक्ट 30 दिन है हमारे पास सिलेबस को खत्म करने के लिए। ठीक है, पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि इसके बाद हम रिवीजन क्लासेस लेंगे। अगर आप लोग कुछ पढ़ोगे नहीं फिर से डाउट क्लियर होंगे। रिवीजन हमें फटाफट करना है, पढ़ना शुरू करिए। जो लोग जिनकी फर्स्ट क्लास थी उनको क्लासेस समझ में आई या फिर नहीं आई, अभी ये बताइए। ठीक है, डांट लिया मैंने, अभी ठीक है, अभी आराम से हो जाइए और पढ़िए। चलिए फटाफट बताइए, जिनकी फर्स्ट क्लास थी उनको समझ में आया है या फिर नहीं आया? ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। कल से हम लीडरशिप थ्योरीज को पढ़ना शुरू करेंगे, कुछ स्टाइल्स हम और देखेंगे, उसके बाद हम लोग फटाफट थ्योरीज देखेंगे। कल की क्लास में मैं कोशिश करूंगी आपको सारा कुछ पढ़ा दूं। कल की क्लास हो सकता है थोड़ी लंबी हो, तो प्लीज एडजस्ट करिएगा, क्योंकि सिलेबस हमें फटाफट खत्म करना है। सब लोग रिवीजन जरूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन।